सुप्रभात छात्र। लास्ट लेक्चर में हमने ये लेसन नंबर 7 पार्ट 7वां पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको इस लेसन की रीडिंग एज वेल एज पूरी समरी हम पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि मेरे रजा साहब इस पाठ में रजा साहब एक फेमस चित्रकार है और लेखिका, इस पाठ की लेखिका सुजाता बजाज जी भी एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट है। तो इन दोनों की कहानी हम समरी द्वारा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पैराग्राफ वाइज, तो ध्यान देना है बुक में। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला। समाचार का मतलब है न्यूज़, खबर मिली। रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। लेखिका सुजाता जी कहते हैं कि 23 जुलाई को मुझे एक खबर मिली, एक समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे मतलब उनका देहांत हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है। और यह खबर सुनते ही लेखिका कहती है मेरे मानस पटल पर यानी मेरे मन में अनेक यादों की कतार यानी एक प्रकार की लाइन की एक के पीछे एक ऐसे अनेक विचार मुझे याद आने लगे, अनेक बातें मुझे याद आने लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। लेखिका कहती है कि पिछले फरवरी की ही बात है कि मैं गणपति प्रदर्शनी का मतलब है एग्जीबिशन। अभी ये आर्टिस्ट लोग अलग अलग प्रकार के चित्र पेंट करते हैं या बनाते हैं और उसकी एक प्रदर्शनी यानी गणपति हिंदूज का भगवान गणपति के जिसके फ़ोटोज़ की प्रदर्शनी लगी हुई थी और उस प्रदर्शनी के लिए ये सुजाता जी गए थे। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। लेखिका सोच रही थी कि इस प्रदर्शनी में ये रजा साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठ के प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए, उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन कि इस उद्घाटन के अवसर पर आ जाएंगे, परंतु लेखिका कहती है कि उस रात ही कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी का मतलब है कि जो पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई है या ऐसे पहले कभी ना हुआ हो, ऐसी बात उस रात हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब लेखिका कहती है कि मैं सोच रही थी कि मेरे इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के लिए रजा साहब को आना चाहिए, परंतु उसी रात लेखिका ने सपने में क्या देखा कि रजा साहब आ गए हैं सपने में और उन्होंने लेखिका को उठाया। लेखिका कहती है हमने बैठ के बातें की और शो के लिए उन्होंने मुझे शुभकामना यानी बेस्ट विशेष भी दिए और कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह मतलब एकदम अचेत, जिन्हें हम कहते हैं ना कोमा में जो लोग जाते हैं, अचेत होकर पड़ते हैं, मतलब उनमें कोई जान नहीं रहती है ऐसे। तो ये रजा साहब भी
शून्य की तरह, यानी एकदम अचेत होकर लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। तो लेखिका कहती है कि मैंने सपने में ये देखा कि वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए आ जाओ, और वैसे ही लेखिका दूसरे दिन सुबह उठकर चले गए। वो अस्पताल गए। अस्पताल में उन्होंने देखा कि ये रजा साहब एकदम शून्य की स्थिति में, यानी कोमा में जा चुके हैं, अचेत होकर लेटे हुए हैं। लेखिका ने उनके हाथों को छुआ, परंतु कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, सिर्फ सांस चल रही थी। तो लेखिका कहती है कि मैंने अलविदा कहकर मैं लौट आई। अलविदा कहना यानी मतलब उन्हें छोड़कर, उन्हें बाय बाय कहकर, मतलब उसे छोड़कर, उससे विदा होकर मैं अपने घर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। यानी इस वाक्य से आपको पता चलेगा कि रजा साहब भले ही मुस्लिम थे, परंतु वे किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते थे। वो हिंदू धर्म को भी मानते थे और ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। अब लेखिका ने हमें रजा साहब किस प्रकार सारे धर्म का रिस्पेक्ट करते थे या कैसे सर्वधर्म समभाव अपने मन में रखते थे, उसका एक उदाहरण दिया है कि ये रजा साहब जिस रूम में, जिस घर में रहते थे, उस घर में उन्होंने उनका एक स्टूडियो था और उस स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी। क्रॉस आप सब जानते हो कि ईसाई धर्म की, मतलब क्रिश्चियन धर्म की एक ये धर्म चिन्ह है जिस पर जीसस ने अपनी प्राण छोड़ी थी, तो जिन्हें सूली कहते हैं। तो क्रॉस और क्रिश्चियन धर्म का पवित्र ग्रंथ यानी बाइबल, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता और कुरान, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ, उनकी माँ का एक फ़ोटो यानी रजा साहब की माँ का एक फ़ोटो और गांधी जी की आत्मकथा लिखी हुई किताब, और भारत से उन्होंने जो मोगरे के फूल, मोगरा जिन्हें हम बेला फूल कहते हैं, सफ़ेद कलर का, तो ये मोगरे के फूल की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ उनके स्टूडियो में रखा था। ये रजा साहब पेरिस में रहते थे, तो भारत से लाए हुए मोगरे के फूल की माला भी वहाँ थी। मतलब इन सब से हमें क्या दिखाई देता है, हम क्या समझ सकते हैं कि रजा साहब सर्वधर्म समभाव रखते थे, यानी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। वे गणेश को भी पूजते थे, गणेश यानी गणपति, तो गणपति की पूजा भी करते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। शायद आपको पता होगा कि सारे क्रिश्चियंस हर संडे, हर रविवार को चर्च जाते हैं, वो उनके लिए कंपलसरी होता है। तो जिस प्रकार हर क्रिश्चियन चर्च में जाता था हर रविवार, उसी प्रकार ये रजा साहब भी हर रविवार को, हर संडे को चर्च जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। अब लेखिका अपने यादें यानी रजा साहब के बारे में अपने विचार, अपनी यादें कह रही है कि एक दिन लेखिका, आप सब जानते होंगे कि बॉम्बे में एक फेमस आर्ट गैलरी है जिसका नाम है जहांगीर आर्ट गैलरी।
तो लेखिका कहती है कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देख रही थी और अचानक कोई बोले कि अरे यह तो S.H. रजा साहब है। और लेखिका एकदम सावधान हो गई, होशियार होकर देखने लगी, क्योंकि वो कहती है मेरी सूची में उनका भी नाम था, यानी वो जिस जिस चित्रकार और कलाकार को जानती थी उसमें रजा साहब का भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। लेखिका उनके पास चली गई और उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। लेखिका उनके साथ बात करना चाहती थी तो वे भी बड़े प्यार से लेखिका के साथ बातें करने लगे। लेखिका कहती है कि मुझे उन्होंने एक प्रकार का इंटरव्यू ही दिया, जैसे कि मुलाकात ही हुई और वो बहुत सारे बातें बताए। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। उन्होंने लेखिका से उसके काम के बारे में पूछताछ की। तभी लेखिका ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। और ये बात सुनते ही वे तुरंत यानी सडनली खड़े हुए और कहने लगे अरे चलो चलो फिर मुझे आप अपना काम दिखा दो। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। अब लेखिका मुंबई में थी और उन्होंने जो भी पेंटिंग वेंटिंग बनाई थी वो सारा उनका काम पुणे में था। और इसीलिए लेखिका कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें बताया तो वे बोले कि चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। अब देखिए कि रजा साहब कितने अच्छे आदमी थे कि एक चित्रकार यानी कलाकार की कलाकारी देखने के लिए वे पुणे तक पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी लेखिका की कला यानी वो कलाकारी देखकर, वो पेंटिंग, वो चित्र सब देखकर उन्होंने लेखिका को यानी सुजाता बजाज जी को कहा कि आप यहाँ नहीं रहोगे, आप पेरिस में आओगे, क्योंकि आपका काम बहुत सुंदर है, आपका भविष्य उज्जवल है, यानी आपका लक एकदम ब्राइट है, आपको वहाँ पेरिस में आना चाहिए। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी, यानी वो किसी भी बात को टालते नहीं थे। छोटी छोटी बातें भी, छोटे छोटा काम भी उनके लिए महत्वपूर्ण रहता था। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता यानी कंसंट्रेशन के साथ, मतलब अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके तन्मयता से और लगन से, लगन यानी प्यार, यानी किसी भी काम को वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ और लगन के यानी प्यार के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखो इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद उनकी पेंटिंग जब बिक जाती थी तो उस पेंटिंग को रैप करने, पैकिंग करने यानी रैपिंग, कि उसको पैक करने में भी वे रुचि रखते थे, यानी वे इंटरेस्ट लेते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहा तो मना कर देते थे। अभी पेंटिंग बनाना तो उनका काम था और वो करते भी थे, लेकिन जब उसकी पेंटिंग बिक जाती थी तो उसे पैकिंग के लिए कोई और मदद करना चाहता तो वे उन्हें मदद करने नहीं देते थे। मतलब उस पेंटिंग का पैकिंग भी वे बड़े चाव से, प्यार से करते थे।
किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जैसे हमने इसी पैराग्राफ में शुरू में देखा कि छोटे छोटे काम को महत्व देते थे और छोटी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण रहती थी। बड़े करीने से मतलब एकदम व्यवस्थित, एकदम अच्छे से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, यानी एकदम अच्छे से और बिना किसी भूल या मिस्टेक किए वे वो पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी मजाकिया ढंग में रूप में कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यानी उसकी पेंटिंग अभी किसी और के घर जा रही है तो उसे अच्छे से भेजना चाहिए। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी वो अपने हर काम में पूरा ध्यान देते थे, दखल देकर लेकर अच्छे से करते थे, नाप तोल कर लिखते थे और फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। अब लेखिका यहाँ अपना एक अनुभव बता रही है कि 22 अक्टूबर 1988 लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर लेखिका पहुंची। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, यानी लेखिका की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेखिका के लिए वेट कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे मतलब उसी जगह उसी स्टेशन पर वे खड़े रहे, वो प्रतीक्षा करते रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। उन्होंने लेखिका को बताया था पेरिस आने के लिए। तो लेखिका जब चली गई तब वो पेरिस स्टेशन पर लेखिका का इंतज़ार करते रहे। ट्रेन लेट हो चुकी थी फिर भी वे वहाँ से लौटे नहीं, तो वहाँ डटे रहे यानी इंतज़ार करते रहे और लेखिका को हॉस्टल के कमरे तक छोड़कर ही वे चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। अब शुरू में ही लेखिका ने बताया है कि ये रजा साहब अत्यंत प्रेमल और दयालु व्यक्ति थे कि जिन्होंने लेखिका की काम या उनके पास जो क्वालिटी थी उसे पहचान कर उसे पेरिस में बुलाया था। और यहाँ पेरिस में लेखिका का अपना कोई नहीं था। एक दिन लेखिका बीमार पड़ी थी तो रात 11 बजे ये रजा साहब लेखिका के लिए दवा यानी मेडिसिन और भारतीय रेस्टोरेंट का खाना यानी पेरिस का खाना वो लेखिका को पसंद आए ना आए, इसलिए भारतीय रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके वे उसके घर लेकर आए, उन्हें खिलाया पिलाया और लेखिका के घर वालों को फ़ोन करके क्या कहा कि आप लोग उसकी चिंता न करें, मैं हूँ यहाँ, मैं उसकी देखभाल करूँगा, उसकी चिंता करने के लिए मैं यहाँ हूँ, आप लोग चिंता न करिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों भी पेशे से कलाकार थे, चित्रकार थे। तो जब दोनों
पेंटिंग बनाते थे। लेखिका कहती है कि जिसकी भी पेंटिंग पहले पूरी हो जाती थी वे एक दूसरे को दिखाते थे, मतलब मैं उनको दिखाती थी मेरी पेंटिंग और वे मुझे दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का मतलब है कि अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करने वाले। उसमें गुण दोष भी आते हैं, मतलब जो भी पेंटिंग उन्होंने बनाई है उस पेंटिंग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो बेझिझक एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे का सजेशन भी मानते थे। उसे कहते हैं समालोचक। समालोचक यानी किसी भी वस्तु या अपने में जो गुण दोष है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करना और उसे मान लेना, गुस्सा मत करना। तो ऐसे ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। कहते हैं कि हम दोनों ने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों में एक साथ, मतलब हम दोनों ने साथ मिलकर प्रदर्शनियाँ की है, लेकिन कभी हम दोनों में विवाद यानी झगड़ा नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका इन सब बात का श्रेय यानी क्रेडिट रज़ा साहब को देती है कि हमने साथ में काम किया है। बड़े बड़े शहरों में हमारी प्रदर्शनियाँ, मतलब हमारी पेंटिंग की प्रदर्शनियाँ लगी है, लेकिन हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, जिसका कारण है इस रज़ा साहब का स्नेह यानी प्यार और अपनापन। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी, यानी रज़ा साहब को उर्दू भी आती थी और हिंदी भी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, वे कविताएं भी करते थे। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, उन्हें बहुत गर्व होता था। अब लेखिका कहती है कि वे मितभाषी थे, यानी उन्हें अनेक भाषाएं आती थी। और लेखिका की बेटी जिसका नाम था हेलेना खूबसूरत हिंदी बोलती थी और इसके हिंदी पर, मतलब वो जो हिंदी बोलती थी उस पर रज़ा साहब को बड़ा गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। जान अटके रहना इसका मतलब है कि खूब खूब पसंद होना। कि रज़ा साहब को खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन खाने में उन्हें ज़्यादातर दाल, चावल और रोटी, आलू की सब्ज़ी प्यारी लगती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। शाकाहारी का मतलब है वेजिटेबल, मतलब वेज खाना। लेखिका कहती है रज़ा साहब को दाल, चावल और आलू की सब्ज़ी, रोटी पसंद थी, इसीलिए हफ्ते में एक बार मैं ऐसा शाकाहारी यानी वेज डिशेज बनाकर उनके लिए भेजती थी। उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी, मतलब रज़ा साहब के साथ वहाँ के पेरिस के उनके दोस्त भी, फ्रांसीसी दोस्त भी रहते थे, उनके लिए भी भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। लेखिका कहती है जब रज़ा साहब का देहांत हुआ वो खबर उनके पुराने फ्रांसीसी मित्रों को मैं देने गई, तब मैंने देखा कि ये दोस्तों के कमरे में दीवारों पर रज़ा साहब से बनाई हुई
काफ़ी सारी पेंटिंग यानी कृतियाँ मुझे देखने का मौका मिला, मुझे चांस मिला। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। अब लेखिका कहती है कि मैं हमेशा रज़ा साहब को कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हो। एंजल का मतलब है कि देवदूत, मतलब आप मेरे देवदूत जैसे मेरे गार्जियन हो, मुझे पालने वाले हो। और वे मुस्कुराते थे, वो हंसते थे। लेकिन लेखिका कहती है मैं जो हमेशा उनको मेरा गार्जियन कहती थी, वे अभी सन 2000 के बाद वे मुझे कहने लगे कि अब हमारी भूमिका बदल चुकी है। भूमिका यानी रोल, कि हमारा रोल अभी चेंज हुआ है। पहले मैं आपका गार्जियन था, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, ऐसे वो कहने लगे। मतलब पहले रज़ा साहब लेखिका की देखभाल करते थे, अब ये रज़ा साहब बूढ़े हो चुके हैं, अभी बीमार है, तो लेखिका उनकी देखभाल करती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी तुम मेरी देखभाल करते हो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार दो चित्रकार यानी दो बड़े कलाकार, उन दोनों में जिस प्रकार का अपनापन था, एक दूसरे के प्रति आदर था, वो लेखिका सुजाता बजाज जी ने इस पाठ द्वारा हमको अनुभव कराया है। ओके बच्चों, तो ये पाठ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से इस पाठ की रीडिंग करनी है, और इस पाठ के साथ मतलब इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो रिटर्न वर्क है, वो मैं आपको PDF द्वारा भेजूंगी, जिसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, धन्यवाद।